Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. You are watching Learn with Sadaf X Zainab. I am your presenter Zainab Dar, and our today's lecture is about operating system and utility programs. So we are going to cover all these points: system softwares, operating system functions, and types of operating system. Okay, let's start the lecture. System software. System software is the set of programs designed to coordinate the activities and functions of the hardware and various programs throughout the computer system. बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि हमारे हार्डवेयर और उससे कनेक्टेड जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. इसकी कुछ टाइप्स हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी. तो पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. हार्नेसेस कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर, सिस्टम प्रोग्राम्स एंड अदर एप्लीकेशंस. हार्डवेयर, सिस्टम प्रोग्राम और जितनी भी दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ये उसको कंट्रोल करता है. ठीक है. उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है. एनेबल डिवाइस कम्युनिकेशन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे प्रोग्राम्स के दरमियान जितनी भी डिवाइस कम्युनिकेशन होती है उस सबको ये एनेबल करता है. फर्मवेयर है. एनेबल डिवाइस कंट्रोल एंड आइडेंटिफिकेशन. ये डिवाइस कंट्रोल करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जांपल प्रिंटर की एग्जांपल ले लेते हैं. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रिंटर है और 3 कंप्यूटर्स हैं. अब मैंने तीनों कंप्यूटर में से कोई ना कोई कमांड देनी है और वो जो एक प्रिंटर है वो उन तीनों कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. मैं क्या करूँगी, तीनों कंप्यूटर में से कमांड दे दूँगी. अब वो प्रिंटर क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि इस टाइम कौन सी सबसे पहले कौन सी कंप्यूटर ने पहले कमांड दी है और फिर वो उसकी डिवाइस को कंट्रोल करते हुए उसकी कमांड को प्रिंट कर देगा. ये एक छोटी सी एग्जांपल थी प्रिंटर की. उसके बाद आता है ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मशीन कोड्स में ट्रांसलेट कर देता है. यूटिलिटी एंश्योर ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस. अब ये डिवाइसेस और एप्लीकेशंस की ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी को इंश्योर करता है. ऑप्टिमम फंक्शनैलिटी क्या है, बेस्ट लेवल, मतलब कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो होता है हमारी फंक्शनैलिटी का उसको इंश्योर करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम. एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी प्रोग्राम हो रहा था उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा कोई टास्क कंप्लीट होना है, उसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं, तो वो मेरा एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा है. तो एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस है. इसी कुछ पॉइंट है, वो है प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी. वो कह रहा है प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है. क्यों? क्योंकि प्रोग्राम जो है वो इनएक्टिव है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, इसलिए ये पैसिव एंटिटी है. अब प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी. प्रोसेस एक्टिव एंटिटी क्यों है? क्योंकि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान ही क्रिएट किया जाता है और इसको मेन मेमोरी में हम लोग लोड कर देते हैं, इसीलिए. नेक्स्ट है प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स टास्क. सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट फाइल्स. ठीक है. हर प्रोसेस को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो कोई टास्क भी कंप्लीट नहीं होगा. मेमोरी चाहिए होती है, नहीं तो कोई डाटा स्टोर नहीं होगा, कोई फाइल स्टोर नहीं होगी. इस तरह इनपुट आउटपुट फाइल चाहिए होती हैं. उसके बाद ये डाटा को इनिशियलाइज करता है. नेक्स्ट है सेकेंड फंक्शन है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, ऑल डेटा इन मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा प्रोसेस से पहले और बाद में सारा डाटा मेमोरी में स्टोर होता है. ऑल इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी हमारी मेमोरी में स्टोर होती हैं. मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन करता है कि मेमोरी में इस टाइम क्या है. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड वाली हमारा फंक्शन है स्टोरेज मैनेजमेंट. स्टोरेज मैनेजमेंट वेरी सिंपल. फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. हर सिस्टम फाइल की जो मैनेजमेंट है वो इसमें हो रही होती है. फाइल्स यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज. ये तो हमें पता ही है कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी डायरेक्टरीज की फॉर्म में स्टोर होती हैं. लाइक कि कहाँ पे कौन सी फाइल स्टोर है ये उसकी डायरेक्टरीज होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी कुछ टाइप्स हैं, 5 to 6 टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं. फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? द यूजर्स ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली. अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़र है वो कभी भी हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जो हर यूज़र है वो अपनी जॉब ऑफलाइन डिवाइस पर प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि पंच कार्ड्स. ठीक है. अब जब वो डिवाइस ऑफलाइन डिवाइस पे अपनी जॉब प्रिपेयर कर लेते हैं देन वो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करवा देता है. अब इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जो एक जैसी जॉब्स होती हैं, सिमिलर नीड्स की जो जॉब होती हैं, वो उनको इकट्ठे बैच कर दिया जाता है और फिर उसको ग्रुप की फॉर्म में रन कर देते हैं हम लोग. Thus the programmers left their programs with the operator. प्रोग्रामर्स अपने सारे प्रोग्राम्स ऑपरेटर पे छोड़ देते हैं और फिर जो ऑपरेटर है उन सब प्रोग्राम्स को सॉर्ट आउट करता है डिफरेंट बैचेस में. जिस बैच में वो रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो सॉर्ट आउट कर देता है और फिर वो सारा सिस्टम हमारा रन हो जाता है. ठीक. अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं.
फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड जॉब। यूज़र और जॉब के दरमियान कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जब जॉब ही ऑफलाइन डिवाइस पर प्रिपेयर होनी है तो इंटरेक्शन कैसे होगा। सेकेंड है सी पी यू इज़ ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड्स ऑफ द मैकेनिकल इनपुट डिवाइसेज इज स्लोअर देन सी पी यू। सी पी यू का इसमें कोई रोल नहीं है, सी पी यू इसमें बेकार है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनकी स्पीड स्लोअर होती है सी पी यू से। लास्ट, डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रायोरिटी। इसमें जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब यूज़र का और जॉब का इंटरेक्शन ही नहीं है तो फिर वो कैसे प्रायोरिटी उसकी पूरी हो सकती है। सेकेंड है इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें विच enables मैनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है, डिफरेंट पीपल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि एक ही कंप्यूटर पे एक ही टर्मिनल को लेके अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे एक ही कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहा है और डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस को पहले देख लेते हैं। वो है प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। जब सारे पीपल एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो इसमें फटाफट रिस्पॉन्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं एक ही क्यूरी को देखने के लिए, तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है। सेकेंड है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बहुत से लोग हैं और एक ही सिस्टम है तो उसमें सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। थर्ड है रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम। सीपीयू के आइडल टाइम को भी ये रिड्यूस कर देता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी रिलायबिलिटी की। सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को कम्युनिकेट करने की भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने लोग हैं और सिर्फ एक ही सिस्टम है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थर्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल सेंटर प्रोसेसर होते हैं और डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। मतलब कि जो सर्वर अपना काम एफिशिएंटली कर सकता है उसको वो टास्क दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें मेन पर्पज इसका क्या है कि डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं प्रोसेसर्स को, अकॉर्डिंगली टू विच वन कैन परफॉर्म ईच जॉब मोस्ट एफिशिएंटली। जो पर्सन जितनी जॉब्स एफिशिएंटली अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है वो जॉब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं। विद रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी यूजर एट वन साइड में बी एबल टू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल एट एन अदर। अब इसमें क्या है, रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी के दौरान एक साइड पे जो यूज़र है वो दूसरे साइड के रिसोर्सेज को अवेलेबल जो होते हैं दूसरी साइड पे रिसोर्सेज उनको भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद है स्पीड अप द एक्सचेंज ऑफ डाटा विद वन एंड अदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के जरिए इसमें डाटा की एक्सचेंज भी हो जाता है। इफ वन साइड फेल्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइड्स कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग। अगर तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर बंदा वो काम जो काम वो एफिशिएंटली कर सकता है वो उसके पास उसकी प्रायोरिटी है, उसके बाद उसकी फैसिलिटी है कि वो उसको परफॉर्म कर ले। अब इसमें यह है कि अगर एक पर्सन एक साइड फेल हो गया, वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो जो दूसरी साइड्स हैं वो उसको देखेंगी और उसके काम को पोटेंशियली कंटिन्यू कर देंगी। नेक्स्ट है बेटर सर्विस टू द कस्टमर। कस्टमर को बेटर सर्विस मिलेगी। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर। जब सारे काम एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर पर्सन के दरमियान तो होस्ट कंप्यूटर पे तो लोड होगा ही नहीं। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में डिलेज जो होते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के दौरान जो भी डिलेज आते हैं वो कम है इसमें। Fourth one is network operating system. Network operating system runs on a server and provides server the capability to manage data, users, groups, security, application and other networking functions. अब network operating system क्या है, ये server side पे run करता है और ये server को हर चीज़ की capability देता है, ability देता है कि वो उसके data को, users, security, जो भी networking functions है ना उन सबको easily manage कर सके। इसकी कुछ advantages और disadvantages हैं। एडवांटेजेस है सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज। सिक्योरिटी तो सारी सर्वर ने मैनेज करनी है कि उसको क्या चीज़ सिक्योर रखनी है, क्या चीज़ अनसिक्योर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। इसमें रिमोट एक्सेस भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर सर्वर दूसरी साइड पे है और जो यूज़र है वो दूसरी साइड पे है तो वो उसको उसकी एक्सेस दे सकता है कि तुम इस टाइम ये कर लो। अगर वो डिफरेंट लोकेशन पे, अगर तुम इस टाइम ये डाटा परफॉर्म करना चाहते हो तुम ये कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर। सर्वर को रन करने के लिए, खरीदने के लिए हाई कॉस्ट रिक्वायर है। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें रेगुलरिटी के साथ मेंटेनेंस भी चाहिए होती है और अपडेट्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में गारंटी है कि जो हमारा टास्क है वो क्रिटिकल टास्क जो भी है हमारा वो हमारे कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस हार्ड रियल टाइम सिस्टम में सारा डाटा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड होती है, ठीक है। और इन दिस सिस्टम्स वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड। और इसमें हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती।
इसके सिक्स वाला सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम हमारा लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम है ना, उसमें हमें गारंटी दी जाती है कि हमारा जो क्रिटिकल टास्क है वो इस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम है उसमें उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि तुमने ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है। नो, इसमें क्रिटिकल रियल टाइम जो है वो उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि जो बाकी टास्क है उनको कंप्लीट करने की पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की यूटिलिटी हार्ड रियल टाइम सिस्टम से कम होती है। जैसे कि हमारे मल्टीमीडिया है, वर्चुअल रियलिटी है, और ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अंडर सी एक्सप्लोरेशन है और प्लानिटरी रोवर्स वगैरह। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप you get all the points that I want to discuss. If you have any kind of query, do comment us and do subscribe our channel. Thank you so much.